हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिक के साथ और कंसेप्ट के साथ इंडिया की सारी नेशनल पार्क्स याद करेंगे। तो आप सभी बच्चे एक स्टेंसिल से इंडिया का मैप बना दो एक पेज पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल एग्जामिनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन और रीजनिंग पे शिफ्ट हो चुका है, तो रट्टा और ट्रिक से चीज़ें याद करने से पहले मैं आपके थोड़े से कंसेप्ट बिल्डिंग कर दूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होने वाला है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, वीडियो के एंड पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा और पेपर में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो चलिए जी, आप हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो नेशनल पार्क्स। हेडिंग डालो आप नेशनल पार्क्स। तो हेडिंग डाल दी आपने नेशनल पार्क्स। अब मैं पहले आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस ये बात बता दूं, थोड़ा सा सुन लो कि नेशनल पार्क वो जगह होती है जहां पे प्लांट्स और उन प्लांट्स यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स की केयर प्रोटेक्शन की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखना क्या, प्लांट्स और एनिमल्स। अब मुझे पहले आपको प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर हम एनिमल्स के पे भी आएंगे। देखो मैं यहां लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, सीक्वेंस में लिखना आप। इंडिया में 1853 में रेलवेज आ गया था। बताओ जी, इंडिया में रेलवेज कब आया? 1853 में, बॉम्बे टू थाने। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब रेलवे आ गया इंडिया में, तो रेलवेज के लिए पटरियों के नीचे हमें स्लीपर्स लगाने की जरूरत पड़ती थी, पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती थी, यानी कि टिम्बर वाज नीडेड। ठीक है, लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। अब जब लकड़ी की जरूरत पड़ती थी तो इंडिया में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया ऐसा था जो इंडियन लोगों के पास था। ठीक है, फॉरेस्ट वाज बिलोंग्स टू इंडियंस प्रॉपर्टी। मगर अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट के एक्ट लाए। उनमें से एक एक्ट बता रहा हूं, 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया। 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया जी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, इसने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया 3 मेजर कैटेगरी में। नंबर 1 रिजर्व्ड कैटेगरी, ये हो गए अनटच्ड फॉरेस्ट, जो कि किसके कब्जे में होंगे? अंग्रेजों के कब्जे में। नंबर 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज किसके पास होंगे? इंडियंस के पास कुछ राइट होंगे इस प्रोटेक्टेड एरिया के। और नंबर 3 आ गया विलेज फॉरेस्ट, जो कि विलेज के लोगों के पास होंगे। ध्यान से सुनना, आपका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, आपको अच्छी सोच आएंगी, आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, इतना पता चल गया। और मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या हो गया? 1927 के बाद आगे चलते हैं।
1936 में ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इन पे पाबंदी थोड़ी बढ़ा दी गई ताकि हर बंदा यहां पे आना जाना ना करे, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करे। तो 1936 में ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे, प्रोटेक्टेड एरियाज जितने भी ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनमें सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी गई। तो प्रोटेक्टेड एरियाज वाज डेजिग्नेटेड एज, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वाज डेजिग्नेटेड एज क्या? नेशनल पार्क्स। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जनाब इनको क्या बना दिया? नेशनल पार्क। और ठीक है, इतना पता चल गया आपको। और आगे चलते हैं। अब ये जो नेशनल पार्क थी इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक पोस्ट बना दी गई। पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं। एक पोस्ट बनाई गई। पोस्ट वाज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर, इसको लुक आफ्टर करना है और एक पोस्ट बना दी गई। उस पोस्ट का नाम रख दिया गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट नाम की एक पोस्ट बना दी गई। और ये जो नेशनल पार्क थी ना, जो मैंने अभी आपको बोला प्रोटेक्टेड एरियाज को नेशनल पार्क बनाया गया, इस नेशनल पार्क को नाम दिया गया, यहां लिख रहा हूं, नेम्ड आफ्टर, नेम्ड आफ्टर किसके नाम पे रखी गई? इसका नाम विलियम मैल्कोम हैले। दिस प्रोटेक्टेड एरिया वाज नेम्ड आफ्टर विलियम मैल्कोम हैले और इसका नाम रखा गया फिर हैले नेशनल पार्क। क्या रखा गया? हैले नेशनल पार्क। इतना हो गया। अब मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं। पहले आप इतना लिखो कॉपी पे, या वीडियो को ये लो, मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के आप इतना लिखो, फिर और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हैले नेशनल पार्क है, यहां पे बाद में इंडियंस ने एक बंदे को बुलाया जो कि टाइगर्स को पकड़ के उनको एक जगह में कंट्रोल करे ताकि किसी की डेथ ना हो। उस बंदे का नाम था जिम कॉर्बेट। तो हैले नेशनल पार्क लेटर बिकेम, क्या नाम रखा गया इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में एक जगह है। उस जगह में एक रिवर फ्लो करता है। इस रिवर का नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। तो आज की डेट में इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बोला जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए अब एक अलग अंदाज में सोचते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट्स और एनिमल की प्रोटेक्शन की बात या एनवायरनमेंट की बात, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात पता कब आएगी? ये अभी आगे चल के 1972 में आएगी। ठीक है, मगर अभी इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया तो इंडिया में नेशनल पार्क बना दी गई। बताओ, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से पहले इंडिया में कोई नेशनल पार्क थी? हां, 5 नेशनल पार्क थी। और उनमें से सबसे
पहली नेशनल पार्क इंडिया की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हैले नेशनल पार्क, और आज इसको बोलते हैं हम रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इतना हो गया। लो जी, अच्छे ढंग से इसको लिखो। फिर हम, ये हो गया पेज नंबर 1। अब मैं आगे चलता हूं पेज नंबर 2 पे। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको 1972 में। आपको पता है 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट होती है। 1972 में क्या होता है? ह्यूमन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये एक ह्यूमन कॉन्फ्रेंस होती है यूएन में, या इसको यूएन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं हम, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ या एनवायरमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। अब आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये ह्यूमन कॉन्फ्रेंस, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट कहां हुई? इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में होती है, स्वीडन में। स्टॉकहोम, स्वीडन। इस यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट की एक बात बड़ी खास है, इसमें बहुत सी कंट्रीज थी और उनमें से इंडिया भी थी। और इंडिया में उस वक्त इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी वाज हेड मेंबर। डेर से जो हेड मेंबर थे उनमें से एक इंदिरा गांधी, यानी कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ हेड मेंबर्स। अब इस 1972 के यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का बाद में इंडिया में क्या क्या नतीजा निकला, क्या क्या? अब मैं यहां लिखने लगा हूं इन इंडिया क्या क्या होता है। एक तो 1972 में एक एक्ट आता है, उसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसको बोलते हैं। 1972 में इंडियन फॉरेस्ट से ज्यादा बेहतर है मैं ये लिख लेता हूं यहां पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंडिया में दो टर्मिनोलॉजीज आ गई। एक तो एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाएगा और कुछ एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जो मैं आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ाने वाला हूं, ये मैंने उसका बेस बना दिया, नेशनल पार्क्स और इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इतना पता चल गया आपको? और आगे चलते हैं। अब यही जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसी से ही बाद में इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल इनैक्टमेंट एक्ट आएगा, इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक आएगा, इसमें अब मैं इसके बारे में कुछ बताने लगा हूं। 2-3 आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? नंबर 1, जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं आर्टिकल 48A, किसका? ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अभी ये मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। फिर एक और आर्टिकल आ गया, यानी कि आर्टिकल 51A का जी पार्ट। एक आ गया आर्टिकल 51A का जी पार्ट। अब आर्टिकल 51A का जी पार्ट क्या बताएगा, अभी हम इस पे भी बात करेंगे, और ये होगा फंडामेंटल ड्यूटीज का। फिर इसी में वाटर एक्ट भी आएगा और बहुत से एक्ट आएंगे, मगर पर्टिकुलरली हम इन दो को देखेंगे। इतना हो गया। तो एक बार आप मेरी तरफ देखो, 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट होती है स्टॉकहोम स्वीडन में, जिसमें इंडिया यानी कि इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ द हेड मेंबर्स। और अब उसका इंपैक्ट इंडिया में आएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाएंगी ढेर सारी, और इसका असर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51G। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखाता हूं। आर्टिकल 48, ये कितने पॉइंट हो गए जनाब, ये इन पॉइंट के आगे। अब मैं आर्टिकल 48A को थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखा देता हूं। आर्टिकल 48A ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस वर्ड को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं। जैसे कि जॉब अड्डा में मान लो मैं क्लास ले रहा हूं, तो क्या मैं ये क्लास अपनी मर्जी से ले रहा हूं? नहीं, मैनेजमेंट मुझे बोलती है कि आप फलानी क्लास में जाओ, वहां आपकी क्लास है। हितेश सर को बोल दिया आपकी क्लास हॉल नंबर 3 में है, मैथ्स वाली टीचर को बोल दिया आपकी क्लास हॉल नंबर 2 में है, तमन्ना मैडम को बोल दिया आपकी क्लास हॉल नंबर 1 पे है, यानी कि मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करेगी, और वो गाइडिंग के जो आर्टिकल हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेंटर क्या क्या चीजें डायरेक्ट करती है, क्या क्या चीजें बताती है स्टेट में, उसमें आगे आर्टिकल 48 ऑफ डीपीएसपी। मैंडेट गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रिजर्व, मैंडेट्स क्या, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रिजर्व, यानी कि गवर्नमेंट को बोला जाता है प्रिजर्व करो क्या, और इंप्रूव करो, टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव क्या, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करो। और आर्टिकल 48A हो गया, और आर्टिकल 51A का जी पार्ट, आर्टिकल 51A जी पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम सब लोगों का फर्ज है। एम्फसाइजेस एसेंशियल ऑब्लिगेशन टू सिटीजन्स, रिसेंटली पेपर में पूछा गया। एम्फसाइजेस एसेंशियल obligations to citizens, क्यों? टू प्रिजर्व एनवायरमेंट, यानी कि फॉरेस्ट। अब देखना, रिसेंटली फॉरेस्टर के पेपर में ये स्टेटमेंट पूछी थी, आर्टिकल 48A ऑफ डीपीएसपी मैंडेट किसको? गवर्नमेंट को। आर्टिकल 51A का जी पार्ट एम्फसाइज करता है, मैंडेट करता है किसको? सिटीजन्स को।
कि जनाब फॉरेस्ट को बचाओ। इतना पता चल गया आपको। और थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। अब आगे चलते चलते इस बात को, इसको मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आता हूं यहां पे, इन 2002 में क्या होता है, अभी अभी जो मैंने आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया उसमें अमेंडमेंट की जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वाज अमेंडेड। मेरे प्यारे बच्चों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की जाती है। और क्या अमेंडमेंट होती है इसमें, याद है मैंने आपको यह पढ़ाया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो थी ही पहले से, नेशनल पार्क्स भी थी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी थी। अब नई चीजें आ गई तो मैं इनको अलग से लिख रहा हूं। इसी में दो नई चीजें आ गई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। एक आ गया कंजर्वेशन रिजर्व और एक आ गया कम्युनिटी रिजर्व। एक आ गया कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा आ गया कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, लो अब आप ये भी लिख लो पहले, मैं स्क्रीन से हटता हूं। लिख दिया, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये लिख दिया। अब चलते हैं आगे। नेशनल पार्क्स को याद करने से पहले थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर नेशनल पार्क हैं क्या। ठीक है, तो मैं आपको, चलो जी, अभी तक मैं आपको नेशनल पार्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये क्या क्या एक्ट आ गए, फिर हमने ये पढ़ दिया, फिर हमने ये पढ़ दिया, फिर हमने ये पढ़ दिया। ठीक है, अब हम आगे यहां लिखेंगे। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने नेशनल पार्क, यहां लिख दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहां लिखा हमने कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, यहां मैंने लिखा कंजर्वेशन रिजर्व और यहां क्या है, कम्युनिटी रिजर्व। यहां लिख दिया मैंने, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व। तो हमारा मकसद था जंगलों की प्रोटेक्शन करना। तो जंगलों की प्रोटेक्शन किए करने के बावजूद भी जंगलों का अमाउंट हो रहा था कम, इसलिए बाद में बी के रॉय नाम का एक बंदा आ गया और इसने कहा, क्या, ध्यान से सुनना, इसने कहा कि भाई जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए आप उन लोगों को चुनो जो लोग जंगलों की पूजा करते हैं, जो जंगलों को सेक्रेड ग्रूव्स मानते हैं, पूजा की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैसे, एग्जांपल बताता हूं। ये कोई पर्सन है, मुझे बताओ क्या ये बंदा तुलसी के पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा? ये बंदा खुद तो दूर किसी दूसरे पर्सन को भी तुलसी के पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई दूसरे बंदे को भी नहीं करने देगा। क्यों? बिकॉज रिलीजियस सेंटीमेंट्स जुड़े हैं।
इसलिए ऐसे पर्सन को जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए दो जो उनकी पूजा करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं। ये कोई पर्सन है, क्या ये पीपल का पेड़ काटेगा? बिल्कुल नहीं। अरे खुद काटना तो दूर, किसी दूसरे बंदे को भी नहीं काटने देगा। इसलिए ऐसे पर्सन को फॉरेस्ट की निगरानी के लिए मौका दिया जाए और उनके फॉरेस्ट को बोला जाएगा कम्युनिटी रिजर्व। क्या बोलेंगे? अब बीके राय का ये आइडिया बड़ा कामयाब साबित हुआ और कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद हिंदुस्तान में बहुत से जंगलों का अमाउंट बढ़ गया। और आपको पता है इंडिया में जितने भी कम्युनिटी रिजर्व हैं उनमें से 90% यानी कि 204 कम्युनिटी रिजर्व ईस्ट इंडिया में है, क्योंकि ईस्ट इंडिया में ज्यादा कम्युनिटीज मिलती हैं। ठीक है, चलिए जी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेशनल पार्क का पर्पस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखते जाओ आप भी हैं। नेशनल पार्क का पर्पस है टू प्रोटेक्ट क्या? एंटायर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन करनी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करेंगी? ये करेंगी जनाब टू प्रोटेक्ट सर्टन स्पीशीज। क्या हम नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं? नहीं। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना सकते हैं? हां। ज्यादा प्रोटेक्शन किसको दी जाती है? नेशनल पार्क को। और कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में एक चीज यही बता दूं कि कंजर्वेशन रिजर्व जो होती है ये इस्टेब्लिश कौन करता है? इस्टेब्लिश्ड बाय कंजर्वेशन कमेटी। और इसका मकसद भी होता है प्लांट्स और एनिमल की प्रोटेक्शन करना। और ये गवर्नमेंट बॉडी होती, कंजर्वेशन रिजर्व इज गवर्नमेंट, और कम्युनिटी रिजर्व किसी कम्युनिटी को एरिया दिया जाता है। ठीक है। अब एक और बात जो मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी लगेगी ये। नेशनल पार्क का ऑनर कौन होता है? ऑनरशिप। तो नेशनल पार्क प्योरली गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट नहीं। मगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑनर कौन होता है? यह भी गवर्नमेंट होती है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट होती है तो फिर अंबानी का बनाया हुआ, क्या नाम है उसका, वनतारा, मुझे ऐसे लगता है, अगर ये गवर्नमेंट है तो फिर इसमें एक एक्सेप्शन भी है। मुझे ये नाम भूल रहा, आपको रिकॉल हो तो मुझे बता देना। शायद वनतारा है नाम उसका, इसका अंबानी का। इसमें प्लांट्स, एनिमल, ये सब इनकी प्रोटेक्शन की जाती है, बहुत से अलग अलग टाइप हैं, तो एक एक्सेप्शन है। मगर इससे पहले एक और एक्सेप्शन भी थी, SAI, सेव एनिमल इनिशिएटिव। एक तो ये, एक दूसरा SAI, ये आप खुद लिख दो, सेव एनिमल इनिशिएटिव। ऐसा लिखो, सेव एनिमल इनिशिएटिव। ठीक है। चलिए, अब हमारी क्लास EVS की नहीं है कि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ें। मुझे उम्मीद है आपको नेशनल पार्क्स पता चल गया, वो एरिया जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, पूरे इंटायर इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन की जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जरा कम होता है। इतना पता चल गया आपको। चलें आगे। अब मैं आपको
और आगे की तरफ ले चलता हूं। देखेंगे आप यहां पे थोड़ा और ज्ञान बांटते हैं। देखो, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बचपन में सुना होगा, पढ़ा होगा कि ग्रास को खाता है ग्रासहोपर, उसको खाती है फ्रॉग, उसको खाता है स्नेक, उसको खाता है हॉक। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस चीज को? फूड चेन। अभी लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा अभी। इस चीज को बोलते हैं फूड चेन। अब आप मुझे बताना, अगर इस फूड चेन का कोई एक ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाए, क्या हो जाए? खत्म, तो पिछली वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और अगली लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। इसलिए हर एक ट्रॉपिक लेवल की प्रोटेक्शन करना जरूरी है, और हर ट्रॉपिक लेवल की प्रोटेक्शन के लिए आ गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगली हेडिंग डालो, लिखिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन। कब बनी? 5 अक्टूबर 1948 को। IUCN कब बनी? 5 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर कहां है? ग्लैंड नाम की एक जगह, स्विट्जरलैंड। इसका मोटो क्या है? मोटो इज यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या मोटो इसका? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, पता चल गया। और आगे चलते हैं, तो ये IUCN के बाद ये देखो जी, प्रोजेक्ट हंगुल आ गया, हंगुल की प्रोटेक्शन करनी है। प्रोजेक्ट टाइगर आ गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आ गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आ गया। और ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप EVS में पढ़ेंगे। मैं साइड हो रहा हूं, लो पूरा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारा मकसद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन करना। कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? टाइगर को देखेंगे, अच्छा ओहो टाइगर जी आप परेशान हो रहे हो, चलो जी टाइगर, चलो अपने, चलो भैया के साथ, चलो घर, चलो घर। टाइगर को घर ले आएंगे क्या? नहीं, टाइगर को अपनी जगह पे प्रोटेक्शन देंगे। इस बात को बोलते हैं इन सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु कंजर्वेशन मतलब उनको उनकी अपनी जगह में कंजर्व करेंगे। या कोई जू बना लिया, कोई एक्वेरियम बना लिया किसी मछलियों के लिए, तो उसको बोलते एक्स सेतु कंजर्वेशन। और आगे चलते हैं, क्या हर एनिमल को बराबर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है? नहीं। जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं उनको ज्यादा केयर की जरूरत है, इंडेंजर्ड को इनके मुकाबले में थोड़ा कम, वल्नरेबल को थोड़ा और कम, नियर थ्रेटन को और कम, लीस्ट कंसर्न की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पड़े हैं। तो अब हम चलते हैं, एक नोट लिख दो कि नेशनल पार्क्स आर आल्सो नोन एज IUCN कैटेगरी सेकंड एरिया। क्या बोलते हैं नेशनल पार्क्स को? IUCN कैटेगरी सेकंड एरिया। एक आपको बहुत जरूरी बात बता दूं कि देखो जी, मेरा एक स्टैटिक जीके का प्रोग्राम आ रहा है कल से। एक स्टैटिक जीके में मैं आपको पूरा का पूरा एंटायर जीके में मोर देन 50 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, लगभग 50 टॉपिक्स होते हैं। लिखते जाओ, सुनते जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन अप्रॉक्सीमेट 50 टॉपिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनका PDF दूंगा, उनके MCQs दूंगा, उनका टेस्ट दूंगा, ये सब।
और इनकी फीस भी है सिर्फ 99 रुपये, क्योंकि बहुत लंबा कंटेंट है। और इसके लिए आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। आपको पता है हमारी ऐप्स दो हैं, एक है जॉब अड्डा द लर्निंग हब, एक है जॉब अड्डा इंस्टीट्यूट। जॉब अड्डा लर्निंग हब में मेरा कंप्यूटर का कोर्स 50 रुपये का चल रहा है, और जॉब अड्डा इंस्टीट्यूट में ये मैं आगे आने वाला हूं। तो अब आते हैं जी वापिस जो मैं आपको बता रहा था। तो लिख दिया नेशनल पार्क्स आर आल्सो नोन एज IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया। अब हम हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। क्या डालेंगे? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। तो J&K, तो मैं आपको J&K जीके पढ़ाऊंगा। आप पहले मुझे बताओ, देखो मैं यहां नंबरिंग डाल रहा हूं 1 2 3 4। बताओ मुझे हरियाणा कौन सा है? चलिए कमेंट में बताओ मुझे हरियाणा कौन सा है। तो आप लिखो जी हरियाणा की नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क लिखते हैं पहले हम हरियाणा की। लिख दिया हरियाणा। और आप मुझे बताओ स्क्रीन पे देख के, देखो जी ये क्या है? ये कौन है भैया जी? ये कौन है? कौन है ये? बोलो। हे सुल्तान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा जुनून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, आगे क्या है? बीच में तेरा जुनून, ऐसा कुछ है। तो ये कौन है? सुल्तान। कौन बंदा है ये? सुल्तान। सुल्तान का सर कैसा है? काला। सुल्तान का सर कैसा है? काला। पढ़िए 5 बार मेरे साथ। सुल्तान का सर कैसा है? काला। सुल्तान का सर काला। सुल्तान का सर काला। सुल्तान का सर काला। सुल्तान का सर काला। तो लिखो यहां पे हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। लिखो हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। पढ़ते भी जाओ। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, काले सर नेशनल पार्क कहां है? हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है? हरियाणा में। चलो अब आपने बोर्ड पे नहीं देखना है, अब आपने कॉपी पे देख के लिखना है। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। मगर अभी ये है लेवल 0। अब मैं लेवल बढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैंने आपको बोला कि नेशनल पार्क में एंटायर इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन की जाती है। तो यहां पे अगर कोई खास एनिमल्स हैं तो वो एनिमल्स याद रखने हैं, और याद करेंगे हम अभी थोड़ी देर के बाद। लिखिए हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। चलो प्रैक्टिस करते हैं। हरियाणा में कौन सी नेशनल पार्क है जनाब? हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क, और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां? हरियाणा में। और मुझे बताओ कमेंट में 1 2 3 4 बताओ हरियाणा कौन सा है। जब आप मेरे पास ऑफलाइन आते हो तो मैं आपको ये मैप प्रिंट निकाल के देता हूं कॉपी पे चिपकाने के लिए। जब हम चिपकाते हैं तो बार बार याद हो जाता है। और ये इसलिए देता हूं कि ताकि आपको स्टेट की लोकेशन पता चले, और ये भी बात पता चले कि कौन सा स्टेट किसको टच करता है। ये देखो ये है दिल्ली, ये बीच में दिल्ली है, और ये है यूपी। आप गिनो यूपी को कितने स्टेट टच करते हैं? उत्तराखंड 1, हरियाणा 2, राजस्थान 3, दिल्ली 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, और झारखंड 7, और बिहार 8।
तो 8 स्टेट टच करते हैं किसको? यूपी को। तो रिसेंटली सब इंस्पेक्टर ने पूछा था ना स्टेटमेंट कि यूपी ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बताओ क्या बात सही है? हाँ सही बात है। तो इसीलिए आपको मैं मैप में स्टेट के नाम लिख के नहीं देता हूं, मैं आपको बस ये बताता हूं कि क्या क्या है यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। और दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5 बताओ उत्तराखंड कौन सा है? ये आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर पे लिखो उत्तराखंड की नेशनल पार्क, लिखिए। सेकंड नंबर पे लिखो उत्तराखंड की नेशनल पार्क। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपने याद रखना दिमाग में राजा। कौन? राजा। राजा ने नंदा को क्या दिया? फ्लावर। राजा ने नंदा को फ्लावर दिया और नंदा ने राजा को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? राजा जाएगा जनाब जिम, और जिम में सुनेगा गाना बार बार ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। राजा कहां गया? जिम। और जिम में जाने के बाद ये मिला गोविंद से और बोला गोविंद को, भाई साहब नंदा ने तो हमें ठुकरा दिया। तो गोविंद बोलेगा, अच्छा आप गंगोत्री से होके आओ। कहां जाओ? गंगोत्री में। और जिम तो बना ही रहे हो, पुराने पाप धुल डालो, टेंपल से मंदिर से होके आओ, गंगोत्री से, 4 धाम में से एक है। और दोबारा जाओ नंदा के पास। अब राजा दोबारा नंदा के पास गया तो नंदा बोलती, हाँ जी ठीक है, मम्मी से पूछ के बताऊंगी कल। और दोनों घूम रहे हैं उत्तराखंड में, चल छैया 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 गाना चल रहा है। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बोली? मैंने आपको क्या क्या बोली बातें? दिमाग में लाओ। राजा ने नंदा देवी को क्या दिया? फ्लावर। और हो गया रिजेक्ट। अब कहां जाएगा? जिम। स्पेलिंग जी से लिखो, जे से लिखो। जिम कॉर्बेट है, या मैं जिम का स्पेलिंग ये लिखता हूं, JIM। अब कहां गया? जिम। और फिर कहां गया? गोविंद के पास। और फिर कहां गया? गंगोत्री। राजा ने नंदा देवी को रिजेक्ट कर दिया और अब राजा कहां जाएगा? जिम। फिर कहां गया? गंगोत्री। और गोविंद के साथ मिलके अब नंदा देवी उसको मान गई हैं। तो यहां लिखो राजा जी नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। और नंदा देवी इंडिया की एक पीक भी है। और फ्लावर से याद रखना है आपने, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट के बारे में अभी बताया, नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। गोविंद वल्लभ पंत उनके नाम पे है, गोविंद नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। ये वही राजा जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्टैटिक जीके वाले कोर्स में पढ़ाया भी है और पढ़ाऊंगा भी। इंडिया का पहला और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। और गांधी जी इनको बोलते थे, यू आर माई कंशियंस कीपर। क्या बोलते थे? कंशियंस कीपर। और आगे चलते हैं, दीज आर दी नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड। चलिए मेरी तरफ देखो, कालेसर नेशनल पार्क कहां? उत्तराखंड में। सॉरी, कालेसर कहां? हरियाणा में। और सुल्तानपुर कहां? हरियाणा में। हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। और उत्तराखंड में कौन कौन सी नेशनल पार्क? राजा ने नंदा देवी को फ्लावर दिया, रिजेक्ट हो गया। जिम गया, गंगोत्री गया, गोविंद के पास गया, मान गई हैं। तो बताओ, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ये नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो ट्रेलर है, असली मजा तो आएगा जब हम पेड बैच में आएंगे। सिर्फ 99 रुपये, 100 रुपये के बैच में 1 साल खड़ा रह के आपके साथ पढ़ाऊंगा। तो उसमें PDF, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिलेगा। आगे
झारखंड। कहाँ आ गए हम? झारखंड। और मुझे आप जल्दी जल्दी बताओ, ये मैंने लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4, ये लिखा 5। बताओ जल्दी से झारखंड कौन सा है। और अगर आपको झारखंड पता है तो फिर आपको ये बंदा भी पता होगा, ये भैया कहाँ रहते? झारखंड में, यानी कि रांची में। तो झारखंड में कौन रहता? धोनी। झारखंड में कौन रहता? धोनी। धोनी छक्का मारता कि नहीं? मारता। इसलिए धोनी जब आता तो लोग बैट लगाते कि नहीं? लगाते। तो झारखंड में लगाओ जी बैट। ला बैट जी, ला बैट, ला लाई बैट, ला बैट, ला बैट, ला बैट, बैट ला। धोनी आ रहा है यार, ला बैट। धोनी कहां? झारखंड का। ला बैट धोनी। तो बेटला नेशनल पार्क कहां है? झारखंड में। बेटला नेशनल पार्क कहां? झारखंड में। फिर से सुनाओ, सुनाओ। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, राजाजी नेशनल पार्क हरियाणा में, नंदा देवी नेशनल पार्क हरियाणा में, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हरियाणा में, गंगोत्री नेशनल पार्क हरियाणा में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हरियाणा में, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क हरियाणा में, बेटला नेशनल पार्क। ओहो, मेरे से हरियाणा 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 ही निकल रहा है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट दोबारा से। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, बेटला नेशनल पार्क झारखंड में। ठीक है, फ्लो में थोड़ी गलती हो गई। और आगे चलते हैं। तो झारखंड में हमने पढ़ दिया बेटला नेशनल पार्क। अब लिखो छत्तीसगढ़। और मुझे बताओ, ये मैंने लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4। जल्दी से बताओ छत्तीसगढ़ कौन सा है। और अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हो तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ से एक रिवर निकलता महानदी, और छत्तीसगढ़ से आगे उड़ीसा में जाता है। महानदी और उड़ीसा में एक रिवर है छत्तीसगढ़ महानदी, ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रिवर है महानदी। तो आपने याद रखना है। देखो जी, छत्तीसगढ़ में लिखा CHATT चैट, और आपने याद रखना है गुरु ने। क्या याद रखना है? थक गया हूं। आपने याद रखना है गुरु ने इंद्रावती को चैट करते देखा और वो एंगर हो गए। गुरु ने इंद्रावती को चैट करते देखा और वो एंगर हो गए। ये हो गया जी गुरु, ये है जी गुरु ने, ये है जी इंद्रावती बहन आपकी। इंद्रावती को, गुरु ने इंद्रावती को चैट करते देखा और वो एंगर हो गए। तो क्या मैं लिखूं यहां पे? चैट। यहां मैंने लिखा गुरु ने इंद्रावती को चैट करते देखा और वो एंगर हो गए। तो आपने याद रखना है गुरु घासी दास नेशनल पार्क। कहां? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ तो ऐसे यहां पे लिख दिया, और एंगर के पीछे लिख दो खांगेर नेशनल पार्क भी कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो गुरु ने इंद्रावती को चैट करते देखा और वो एंगर हो गया। कहां? छत्तीसगढ़ में। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा, बेटला नेशनल पार्क झारखंड। राजा ने नंदा देवी को फ्लावर दिया और रिजेक्ट हो गया, और उसके बदले में वो कहां गया? जिम, फिर गंगोत्री और गोविंद, और ये गंगा हो गया। गुरु ने इंद्रावती को चैट करते देखा और वो एंगर हो गए। और आज का एपिसोड बस करता हूं, थक गया हूं। नेशनल पार्क में आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और सिर्फ 99 रुपए की बात है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो
तो स्टैटिक जीके वाले बैच में आ जाओ। और कंप्यूटर सिर्फ 50 रुपये की बात है। अगर आप लाइफ टाइम कंप्यूटर सीख के पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ऐप पे आ जाओ, और रजिस्टर करने के लिए ये नंबर दे रहा अपना 7006845597। ठीक है जनाब, आज का एपिसोड बस करते। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।